नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के द्वारा 2 साल में 2 बड़े पुलों की जांच की मांग, कई छोटे पुलों के गिरने की जांच की भी मांग की गई है। कई पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गए और याचिका में कहा गया है कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां पर 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी कि 73.6% भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने और बहने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। यानी कि देखिए, अब ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ऑडिट कराने की मांग की गई है कि बिहार में जो पुल लगातार गिर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसको जब बनाया जाता है तो गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता है? ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सुशील, देखिए, बिहार में पुल गिरने का जो सिलसिला है लगातार जारी है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पूरी जानकारी दीजिए एक बार। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से जिस तरह से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि पिछले 2 सालों में बिहार में जितने भी छोटे और बड़े पुल फिलहाल बनाए गए हैं और अभी हाल ही में गिरे हैं, वो तमाम पुलों की ऑडिट कराई है। क्योंकि जिस तरह से पुलों निर्माण करवाए जा रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है वो इतनी पर्याप्त नहीं होती हैं जिससे पुलों का निर्माण हो। और जिस तरह से पुलों का गिरना जारी है, इससे तो तमाम जो जनता है उनके पैसे का नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ तमाम जो अफसरशाही है उनके कार्यों पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पूरी याचिका पर सुनवाई करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये भी देखने वाली होगी कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है उस याचिका के बाद द्वारा क्या कुछ इस मामले में कदम उठाया जाता है। सुशील, क्या मांगे हैं और याचिकाकर्ता का? जी देखिए, याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जो पुल बनाए गए हैं उनका सरकारी एजेंसी के द्वारा ऑडिट कराए जाने की मांग की गई है। सुशील, देखिए, अगर इस मामले की कार्रवाई होती है और आगे जांच पड़ताल अगर बैठी तो कई लोगों पर गाज गिर सकती है। जी देखिए, फिलहाल जिस तरह से पुलों का निर्माण हो रहा है और जिस तरह से पुल गिर रहे हैं बरसात में, निश्चित रूप से राज्य सरकार इस दिशा में कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रही होगी। लेकिन अगर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है या इस दिशा में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, इसकी जानकारी ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। वैसे में बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार पुल गिरने को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जानकारी देती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस पूरे मामले में ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी कि जो पुल बिहार में गिर रहे हैं उनके पीछे की वजह क्या है। ठीक है सुशील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। छपरा से एक बड़ी खबर, जनता बाजार में टूटे पुल की जांच शुरू। डीएम ने जांच की जानकारी दी। आपको बता दें कि नदी की सफाई में लापरवाही हुई। गंडक नदी की उड़ाही हुई थी गंडक नदी की। डीएम का यह कहना है कि उड़ाही में लापरवाही हुई। पिलर के पास से ज्यादा मिट्टी कटी और आपको बता दें कि ज्यादा मिट्टी काटने से यह हादसा हुआ है। आज पुल का निरीक्षण करेंगे डीएम। गंडकी नदी पर बने सभी पुलों के पास सफाई की अब जांच की जाएगी। नदी की सफाई में लापरवाही की गई। गंडक नदी की उड़ाही में लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से यहां पर पुल का टूटना नजर आया। छपरा में 24 घंटे में तीसरा पुल टूट गया। बनियापुर प्रखंड के सरिया गांव में आपको बता दें कि पुल टूटा। पुल टूटने की ये तस्वीर जो है वो पटना की तीसरी ये घटना है और आपको बता दें कि पंचायत योजना से बना पुल बारिश के पानी में ध्वस्त हो गया। आज सुबह ये पुल टूटकर धराशायी हो गया। और आपको ये बता दें कि बताते चले आपको कि छपरा में लहलाहादपुर में जनता बाजार थाना इलाके में 2 पुल टूटकर धराशायी हो गए थे। जिले में लगातार पुलों का टूटना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सारण में लगातार बारिश हो रही है। बारिश में पुलों का गिरना चिंता का सबब बन गया है। छपरा में जनता बाजार में 24 घंटे में 2 पुल टूट गए जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग पुल के जल्द निर्माण करने की अब मांग भी कर रहे हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पानी का बहाव भी तेज है जिस वजह से पुलों पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। लोगों में पुल टूटने के कारण अब गुस्सा भी नजर आ रहा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुल जो है वो धराशायी हो गया।
ये वीडियो इतनी ज्यादा भयावह है कि देखिए यहाँ पर अगर उस वक्त कोई लोग अगर होते पुल के ऊपर तो उनकी जान चली गई होती। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार पुल गिर रहे हैं और ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुल के निर्माण की अब मांग की जा रही है कि जल्दी पुल बनाया जाए, चूंकि पुल टूट गया तो दो तरफ का संपर्क जो है वो भी टूट गया है। इसके बगल में ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ पुल है जो आज उसी तरह है जैसे पहले था, आज उसी तरह है। ये नया पुल बना जो आज, हाँ, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, वो तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि इसके जितना जल्दी हो सके पुल का निर्माण किया जाए, नहीं तो लोगों को आने जाने का रास्ता बंद हो गया। नया 9 दिन पुराना 100 दिन का कहानी तो सार्थक हो ही जा रहा है ना। मैंने हम लोग के जन्म के पहले का ये पुल है, अभी तक खड़ा है, और 2004 का पुल गिर गया तो वही कहानी सार्थक हो रहा है। से 2 पंचायत प्लस ये मंदिर प्लस इधर जो भी पंचायत है, पंडितपुर, दंगदासपुर, सब प्रभावित है। करेंगे हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जितना जल्द हो इस पुल का काम किया जाए और इस पुल को बनाया जाए। बनाने से पब्लिक को सुविधा होगी। सिवान में कल एक एक करके 4 पुल टूट गए। गंडकी नहर पर बना 3 पुल ध्वस्त हो गए, वहीं नहर पर बना 1 पुल ध्वस्त हो गया। एक दिन में सिवान में 4 पुल ध्वस्त होने से हड़कंप मच गया है। कई गांव में लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बाजार और स्कूल जाने में छात्र और ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। खुद सिवान के डीएम ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पहला पुल महाराजगंज अनुमंडल में पड़ाई टोला गांव के पास टूटा, दूसरा पुल सिकंदरपुर गांव के पास टूटा, तीसरा पुल टेघड़ा गांव के पास टूटा तो चौथा पुल जो है वो नौतन प्रखंड में टूट गया। ग्रामीण जल्द से जल्द पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। गंडक नदी का चौड़ीकरण का कार्य सिंचाई हेतु किया गया है। ठीक है, पहले इस नदी में पानी नहीं आती थी, जैसे आप लोगों को पता है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नदी की पूरी सफाई कराई गई है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। अब सिंचाई के लिए करीब इसमें 6 से 8 फीट का पानी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी का कटाव हो रहा है, और मिट्टी के कटाव होने के कारण पुराने पुल पुलिया प्रभावित हो रहे हैं। इसमें जो पुल का मिट्टी कटाव किए हैं उन लोगों की कमी है। पुल का मिट्टी कटाव करने से पहले उन लोगों को जो पहले का छोटा छोटा पुल था सबको ठीक करना चाहिए था, और इससे 10-20 गांव के लोगों को परेशानी है। बहुत सारी गाड़ियां आती जाती हैं, बहुत सारे गांव के लोग इधर से महाराजगंज और दरौंदा दोनों प्रखंड कोई पुल जोड़ता है, बहुत चालू पुल है, ये लाइफ लाइन है हम लोगों का। देखिए, बिहार में पुल टूटना जैसे कोई आम बात हो गई है, पर यह हादसे आम बिल्कुल भी नहीं है। ये गंभीर चिंता का विषय है। बार बार आखिर बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं? ये 5 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो कि छपरा की है, दूसरी तस्वीर सिवान की है, तीसरी अररिया की तस्वीर है, और जो आप चौथी तस्वीर देख रहे हैं वो किशनगंज की है, और 5वीं तस्वीर मोतिहारी की है। तो पुल टूटने की ये 5 तस्वीर। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं और पुल टूटने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में कई जगहों पर पुल बनाने की मांग की जा रही है। तो देखिए, जगह जगह पर पुल टूटने की खबरें सामने आई, तस्वीरें भी हमने दिखाई। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, पुल बनाने के समय गुणवत्ता का ध्यान आखिर क्यों नहीं रखा जाता है? लगातार पुल टूटने के हादसों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, पुल के समय रहते मरम्मत आखिर क्यों नहीं की जाती है? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। किसी की जान अगर चली जाए तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? न्यूज़ 18 की ये महत्वपूर्ण सवाल सरकार से, प्रशासन से। पुल गिरने पर बिहार में अब सियासत तेज है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया, बिहार में आज सुबह एक और पुल गिरा। 3 जुलाई को 5 पुल गिरे। 18 जून से अब तक 12 पुल ध्वस्त हो गए। पीएम मोदी और सीएम नीतीश लेकिन खामोश हैं। तो ये पोस्ट किया गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। उन्होंने कहा है कि आज सुबह एक और पुल ध्वस्त हो गया। 3 जुलाई को 5 पुल गिरे, और उन्होंने कहा है कि 18 जून से अब तक 12 पुल ध्वस्त हो गए हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि ये दोनों खामोश हैं।
नवादा में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर ककोलत जलप्रपात में बाढ़ आ गया है। झरने से बेतहाशा पानी गिरने लगा है और इस वक्त ककोलत के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। बाढ़ के कारण सौंदर्यीकरण का काम भी प्रभावित हो गया है। जिले में भी लगातार हो रही बारिश से इसके जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। ककोलत जलप्रपात अभी सैलानियों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तस्वीर आप ये देखिए ककोलत जलप्रपात की है। बता दें आपको कि ककोलत जलप्रपात में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलानियों का आना अभी फिलहाल बना कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। लगातार बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है। जलप्रपात सैलानियों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से झरने से बेतहाशा पानी गिर रहा है और यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ चुकी है और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग घूमने आया करते थे फिलहाल उनके लिए ये जगह बंद कर दी गई है सुरक्षा के लिहाज से, चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा है और ऐसे में यहाँ पर जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। झरने से बेतहाशा पानी गिर रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं नवादा के ककोलत जलप्रपात की तस्वीर। नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश से आपको बता दें कि जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिस कारण मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के पंचायत में बाढ़ के पानी के बहाव से कटाव धीरे धीरे शुरू हो गया है, जिस कारण ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीण आपको बता दें कि प्रशासन से मरम्मती और बचाव के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। नेपाल मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके चलते गंडक बैराज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंजीनियर्स को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। कल पहले से नदी कटाव करते करते मेरे घर के किनारे तक आ गया है। हमारा घर नदी के किनारे पर है जी। सभी पदाधिकारी आते हैं, देख करके चले जाते हैं, उसी पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है जी। हम लोग एकदम रात दिन आशंका में डूबे रहते हैं कि कब हम लोग मतलब कि उसमें विलीन हो जाएंगे। इसका कोई मतलब कि समाधान नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े अफसर लोग आते हैं, सबके साथ हम लोग बातचीत करते हैं, कोई कुछ आश्वासन दे करके कोई कुछ आश्वासन दे करके चला जाता है। कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अफसर लोग आए, इसके पिछले बार भी आए थे, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कटाव को देख करके अब हम लोग को रात में सोना भी मुश्किल हो गया है कि लग रहा है कि हम लोग का घर अब आज कल कटाव में आने वाला है। यहाँ 10 और 11 नंबर वार्ड के लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के अफसर लोगों से कम हम लोग को बचाने का कोशिश करें। मैंने 10 या 11 साल के बाद फिर वही हाल हो रहा है। मरम्मत नहीं हुआ आज तक, अभी तक मुरम्मत नहीं हुआ, उसी तरह जो है बीच में पड़ा हुआ है और उसकी वजह से और ज्यादा जो है कटाव बढ़ गई है। उस रिंग ही बांध की वजह से उसको बीच में जाने की वजह से पानी उस पर टकराव मारती है और इधर मिट्टी की तरफ आती है, जिसकी वजह से कटाव और ज्यादा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जमा खान ने आपको बता दें कि मोहारी घाट का निरीक्षण किया और उन्होंने मोहारी में बागमती नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ से बचाव को लेकर तटबंध को निगरानी करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रभारी मंत्री के साथ साथ शिवहर के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। नेपाल की तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से बागमती नदी उफान पर है। बागमती नदी से कटाव बढ़ गया है। अभी हम लोग गए थे, यहाँ कटाव का थोड़ा सा मैसेज कहीं से कल मिला रात को, जहाँ डीएम साहब लगाए भी थे, काम भी हो रहा है वहाँ पे। मैं खुद गया देखने के लिए, जाने के बाद संतुष्ट हुआ। वहाँ काम चल रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ और मजबूती से आज कल में काम हो जाएगा कि आने वाले दिनों में ऐसी मुसीबतें ना आए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कटिहार के गौरीपुर पंचायत के शाहनगर में महानंदा का जलस्तर गांव वालों को डराने लगा है। खेतों में पानी घुसने का डर सताने लगा है। लोग बाढ़ की आशंका से दहशत में हैं। लोग रात को इस डर से सो नहीं पा रहे हैं कि कहीं उनका घर पानी में ना समा जाए। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि पूरे जिले में बाढ़ की स्थिति पर जिला प्रशासन की नजर है। फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। महानंदा में नदी जो है विकराल रूप धारण किए हुए है और पानी इतना बढ़ गया है कि उपजाऊ भूमि जो है कटता जा रहा है और इस पर सरकार की कोई सुधि नहीं ले रही है। सरकार आपदा के एसओपी के तहत सभी विभागों के सभी पदाधिकारी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जहां कहीं भी किसी प्रकार के कटाव का और अन्य समस्या का शिकायत आ रहा है, संबंधित पदाधिकारी जाकर उस पर धरातल पर कार्य कर रहे हैं। आप सभी से यही अपील है और अनुरोध है, जहाँ कहीं भी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने का कोई भी अलर्ट आता है तो उस अलर्ट के आलोक में आप सभी लोग जो भी आपदा विभाग के प्रोटोकॉल के तहत आपको बताया जाता है उस सभी का अनुपालन करें और जहाँ कहीं भी इस तरह की स्थिति होती है पैनिक नहीं करें और जो भी आपको मैसेज आता है उसका सभी लोग पालन करें।
बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने को लेकर केंद्र सरकार ने पहल की है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी आपको बता दें कि एलजीबीयू के चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में गठित की गई है। कमेटी में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के निदेशक संजीव कुमार, केंद्रीय जल आयोग बीसीडी निदेशक एसके शर्मा और जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और बताते चले कि यह कमेटी जो है वो लोअर गंगा बेसिन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एलजीबीओ पटना के मुख्य अभियंता अमरीश नायक की अध्यक्षता में गठित की गई है। और इस कमेटी में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के निदेशक संजीव कुमार, केंद्रीय जल आयोग के तहत बीसीडी के निदेशक एसके शर्मा और जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। एलजीबीओ के अध्यक्षण अभियंता कमेटी के सदस्य सचिव होंगे और यह कमेटी जो है वो आज पटना पहुंच रही है और पटना पहुंच करके अपना जो कार्य है बाढ़ से बिहार को कैसे निजात दिलाया जाए इस दिशा में जो है वो जांच करेगी और बाढ़ की समस्याओं के समाधान के लिए जो है काम करेगी। और बताते चले कि समिति उत्तर बिहार के विभिन्न नदियों के जल के बेहतर प्रबंधन के लिए नए बराज और अन्य संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाएगी। और इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो उत्तर बिहार में बाढ़ का दीर्घकालिक समाधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विमर्श के बाद मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद भवन स्थित उनके कक्ष में मुलाकात भी किया था। और फिर ये कमेटी का जो है गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और ये कमेटी जो है वो अब काम करेगी कि कैसे बिहार में खासतौर पे उत्तर बिहार में बाढ़ का जो प्रकोप रहता है जो हर बार मानसून के दौरान देखने को मिलता है। जब नेपाल में भारी बारिश होती है तो उसके कारण से बिहार का कई हिस्सा कई जिले जो है वो बाढ़ की चपेट में आ जाता है और कई महीनों तक बाढ़ की चपेट में रहता है। और इसी समस्याओं के निदान को लेकर के लगातार जो संजय झा हैं वो पहल कर रहे थे और उनकी पहल पे ही केंद्र सरकार ने से वार्ता हुई, जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी वार्ता हुई और फिर ये तय हुआ कि एक कमेटी का गठन किया जाए और ये कमेटी जो है वो आज बिहार आ रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी एक अपडेट आप तक पहुंचा दें। चिंटू और मुकेश के रिमांड खत्म हो गए। जो सीबीआई की टीम मेडिकल कराकर निकली। बता दें आपको एलएनजेपी अस्पताल में मेडिकल हुआ है इन दोनों का। सीबीआई कोर्ट ले जाया जा रहा है इनको। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। चिंटू और मुकेश, आरोपी चिंटू और मुकेश की रिमांड खत्म हो गई। सीबीआई की टीम मेडिकल कराकर निकली है। एलएनजेपी अस्पताल में ही इन दोनों आरोपियों का मेडिकल हुआ है। सीबीआई कोर्ट अब इनको ले जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए दोनों आरोपियों का रिमांड खत्म हो चुका है और सीबीआई ने इनका मेडिकल भी कराया है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इन दोनों से लगातार पिछले 7 दिनों से जो है वो पूछताछ कर रही थी। सीबीआई रिमांड अवधि जो है वो आज 11 बजे तक थी। 4 जुलाई यानी कि आज की तारीख 11 बजे तक जो है वो रिमांड पे ये लोग थे और 11 बजे इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके कोर्ट के निर्देश के तहत आगे का जो कानूनी कार्रवाई है वो करना है सीबीआई को। और उसी के तहत जो है एलएनजेपी अस्पताल लेकर के आरोपियों को सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां से फिर मेडिकल करा के निकली है कोर्ट के लिए। थोड़ी देर में ये कोर्ट पहुंचेंगे और फिर जब कोर्ट बैठेगी तो कोर्ट के समक्ष इन लोगों को उपस्थित किया जाएगा। और अंदर खाने से जो जानकारी आ रही है पुलिस सोर्सेज से कि अभी इन लोगों को एक बार फिर से रिमांड अवधि बढ़ाने की अपील सीबीआई कर सकती है। हालांकि ये सीबीआई के जो न्यायाधीश हैं कोर्ट के, उनके ऊपर निर्भर करता है कि सीबीआई का जो ये आर्गुमेंट होगा। चूंकि ये सोर्सेज से खबर है तो उनके जो आर्गुमेंट होंगे इन लोगों को फिर से 4 दिनों की रिमांड देने के लिए उसे कोर्ट ग्रांट करती है, मंजूर करती है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों से जो पूछताछ किया है सीबीआई ने पिछले 7 दिनों के दौरान, तो कई अहम जानकारी सीबीआई के हाथ लगी और उसी जानकारी के तहत जो है कल धनबाद से अमन सिंह नामक एक व्यक्ति जो है गिरफ्तार किया गया है। बंटी नामक उसका सहयोगी फरार हो गया है और भी कई जानकारी जो मिली है, कई जगह छापेमारी जो है वो सीबीआई आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आज इनका पेशी होना है और थोड़ी देर में जब कोर्ट बैठेगी तो इन लोगों की कोर्ट के समक्ष मौजूद कराया जाएगा और उसके बाद 4 दिनों का एक बार फिर से रिमांड जो है वो सीबीआई चाहती है, से सीबीआई की कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है नहीं, ये देखना अहम होगा यहाँ पे। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पोस्ट पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जिस परिवार ने अपराध का बीज बोया, बिहार में लूट, भ्रष्टाचार, अपहरण का उद्योग चलाया था, कम से कम आज उसी के खिलाफ ट्वीट करने की हिम्मत तो जुटाई है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो तेजस्वी अपने दल से अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाएं। राज के युवराज अपराध पर बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष, अच्छा लगता है, क्योंकि जिस परिवार ने अपराध के बीज को बोया था, बिहार के अंदर नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाया था, कम से कम आज उसके विरुद्ध ट्वीट करने की हिम्मत तो आपने जुटाई है। हिम्मत है अपने दल से अपराधियों को बाहर करने का। कसम खाएंगे कि हम टिकट अपराधियों को नहीं देंगे, बलात्कारियों को टिकट नहीं देंगे। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना के बोच गांव पंचायत में प्रेमी की प्रेमिका के घरवालों ने जमकर पिटाई कर दी। प्रेमिका 4 बच्चों की मां और प्रेमी 2 बच्चों का पिता है। पकड़ा गया प्रेमी अररिया जिला के सफीपुर गांव के वार्ड सदस्य का बेटा है। प्रेमिका ने कहा कि वो लड़का पहले से फोन कॉल उसे किया करता था, रात में कब वो उसके घर में घुस आया पता नहीं चला। प्रेमी की अगर माने तो महिला ने फोन कर उसे अपने घर बुलाया था। प्रेमी की पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। प्रेमिका का कहना है कि वो पति के साथ रहेंगी। हम दोनों के बीच में बातचीत हो रहा था, लेकिन पंचायत बैठाओ, उसको डांट बांट हुआ, लेकिन वो सुधरा नहीं। वो भी कॉल किया मेरे पास, लेकिन हम उसको बहुत गाली गलौज किए। पंचायत बैठा, पंचायत में उसको डांट बांट किया कि नहीं तुमको 500 चप्पल मार देंगे और 1 लाख रुपया जुर्माना देंगे। लेकिन वो नहीं मानने के बावजूद भी हम अपना घर में सो रहे थे, लेकिन वो जबरदस्ती आके 3 बजे भोर में घुस के बिस्तर के नीचे था। वो अब क्या होगा, वो जो आया है अपने से उसका सजा होना चाहिए। वो तो शादी करना चाहता है आपसे। नहीं, हम उससे शादी क्यों करें? हमारे पास 4 बच्चा है, पति है, सब कुछ, हम उससे शादी क्यों करेंगे? आगे क्या मांग कर? बाहर करके हमको पूरा ये टाइट करके, हाथ में देखिए पूरा चीन है, ठीक है, पूरा मार पिटाई की गई है। चाकू से भी मार रहा था, फिर नहीं मारा। उसके बाद ये मारे हैं आपको? जो हमको 3 लोग अभी मारे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। हाजीपुर में एनसीबी का छापा। आपको बता दें 1 किलो 240 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है। 20 ग्राम अल्पीजोलाम भी जब्त किया गया है और 50 लाख से अधिक का सामान जब्त किया गया है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 गाड़ी के साथ 35.5 हजार कैश बरामद हुआ है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बता दें आपको छापेमारी की और हाजीपुर में, और आपको बता दें कि यहां से तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 1 किलो 240 ग्राम हेरोइन भी जब्त किया है। और देखिए एक बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पर अपराधियों ने दीघा इलाके में बाटा फैक्ट्री के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की है। अपराधियों ने कुख्यात रवि गोप के भाई और उसके ड्राइवर को गोली मार दी है। जिन 2 युवक को गोली लगी है उनके नाम राजू और विकास बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस टीम पहुंच गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज संभालने में जुटी हुई है। बता दें आपको कि बाटा फैक्ट्री के गेट पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराह्न लगभग 4:15 बजे दीघा थाना के बाटा फैक्ट्री के सामने वाहन पे सवार 2 लोगों को, जिसमें एक राजू नाम बताया जा रहा है, एक विकास, उनको गोली लगने की बात बताई गई है। उनको जैसा भी सूचना मिली है उनको रूबन हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम लोग आगे देख रहे हैं जो भी खोखा भी बरामद हुई है सर, अब कुछ बरामदगी है, आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बाद में बताया जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे सुर्खियों पर।